हेलो एवरीवन। काफी टाइम के बाद मुझे डिवीज लैब और आरवीएनएल के स्टॉक में ब्रेकआउट पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। आज उसी की डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये ब्रेकआउट पैटर्न जो हो रहा है आरवीएनएल के स्टॉक में या डिवीज लैब के स्टॉक में, क्या ये सस्टेनेबल होगा या अपर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये अपर बैंड क्या होगा, कहां तक ये स्टॉक जा सकता है, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत आरवीएनएल के स्टॉक से करते हैं। पहले आरवीएनएल के फंडामेंटल को समझ लेते हैं सो दैट कि हमें समझ आए कि कंपनी में ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, और उसके बाद टेक्निकल की बात करेंगे चार्ट पे चल के कि इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं ब्रेकआउट आने के बाद, सो दैट कि हमें उसका कंप्लीट ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझ आए। अब आरवीएनएल का आप स्टॉक देखेंगे यहाँ पर तो 338 का ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, और वहीं अगर इसे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 2023 तक इसमें मूव ना के बराबर थी, और उसके बाद अचानक से मूव बढ़ती गई, काफी तेजी से स्टॉक ऊपर गया और फिलहाल ये कंसोलिडेट करता हुआ ये डाउन ट्रेंड में है, धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है। और अगर इसके रिटर्न की बात करूं कि अभी तक इसने रिटर्न कितना दिया, तो इसका रिटर्न अगर देखा जाए तो 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो 1483%, मतलब लगभग 15 गुना का इसने रिटर्न दिया है 5 साल में, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। वहीं 3 साल में 894, 9 गुना का रिटर्न लगभग इसने दिया। 3 साल के अंदर 9 गुना का रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन लास्ट ईयर अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया, जो इसने 15% 14 क्या बोलते हैं 1483% तक का रिटर्न दिया था, या फिर लास्ट 3 ईयर में 894 का रिटर्न दिया था। अब ये 38% माइनस रिटर्न आ गया इसका लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये स्टॉक में जो ग्रोथ थी वो रुक चुकी है, अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो क्या ये डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है या यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाएगा? क्योंकि आप देखेंगे लास्ट मंथ में इसने 2.63% की ग्रोथ दिखाई है यहाँ पर, और लास्ट वीक में 2.64% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है इस स्टॉक के लिए। की मैट्रिक्स की बात करें, पीवी रेशियो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 60 के बराबर है, 59.14। यह दिखाता है कि ये स्टॉक काफी महंगा है। अगर पी रेशियो इसका 30 के नीचे होता तो मैं कहता ठीक है, ओके है, बट अभी ये 60 के करीब है, तो ये ज्यादा महंगा है। जिनको पी रेशियो नहीं समझ आता उनको मैं बता दूं कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपको 59.14 रुपीज आपको पे करने होंगे 1 रुपए की अर्निंग के लिए, तो ये काफी ज्यादा है, इंडस्ट्री में से काफी ज्यादा माना जाता है। तो पी रेशियो इसका काफी ज्यादा है। डिविडेंड एल्ड 0.51, ईपीएस 5.72 और पीबी रेशियो 7.30 है। पीबी रेशियो तो खैर किसी से हम कंपेयर करते हैं, सेम इंडस्ट्री के स्टॉक से कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कि पीवी रेशियो ज्यादा है कि कम है, यूजफुल है कि नहीं हमारे लिए। और फाइनली हम बात करते हैं बीटा की मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो बीटा का होता है कि बीटा क्या है स्टॉक का। अब जनरली मार्केट का बीटा 1 होता है। सपोज आप निफ्टी को ले लीजिए, तो निफ्टी ने 1 साल में 10% का रिटर्न दिया, 10% का रिटर्न दिया, निफ्टी का बीटा होता है 1, और निफ्टी को हमने बेंचमार्क मारा है क्योंकि, तो निफ्टी से जब हम कंपेयर करेंगे और इस स्टॉक का बीटा 2 है, तो ये स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव करेगा, थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा, ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, और ये रिटर्न जो आपको देगा 20% के करीब आपको रिटर्न देगा। और वहीं अगर डाउन ट्रेंड में जाता है, निफ्टी मान लीजिए 10% माइनस गया, तो ये भी 20% तक जा सकता है, क्योंकि इसका बीटा जस्ट डबल है, तो ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू मार्केट बेंचमार्क। बहुत ही सिंपल है, तो बीटा ज्यादा है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। तो अभी तक जो हमें समझ में आया कि इसने लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफी अच्छा रिटर्न दिया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा, अब ये वी शेप रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, बीटा ज्यादा है, वोलेटाइल ज्यादा है, ये भी चीज समझ में आ गई, और ये स्टॉक काफी महंगा है। अब चलिए इसके बैलेंस शीट और पीएनएल को देख लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। पीएनएल कंसोलिडेटेड है, इसको स्टैंड अलोन कर देते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो इनकम यहाँ पे घटी है, लास्ट क्वार्टर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मार्च से अभी तक देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में 34% की ग्रोथ हुई थी, स्टॉक काफी ऊपर गया था। लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में है, 36%। अगर मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर को कंपेयर किया जाए तो 36% यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से एक्सपेंस भी कम हुए, एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिली, ईबीआईटी ग्रोथ भी डाउन ट्रेंड में आ गई, और प्रॉफिट भी घट गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घट गया इनका, जो कि लास्ट
क्वार्टर में 26% बढ़ा था। और लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, लास्ट ईयर से अगर इसे कंपेयर किया जाए जून 24 से, तो वहां पर जो टोटल इनकम निकल के आई थी 4326 की, अभी 4126 की निकल के आ रही, करीबन 200 करोड़ यहाँ पे इनकम कम हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो जो कि एक बैड सिग्नल है इस स्टॉक के लिए। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ज्यादा डिटेल में बैलेंस शीट को नहीं डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल असेट, तो टोटल असेट तो इनकी बढ़ी है 4.01%, लेकिन कंपेयर अगर इसे करेंगे लास्ट ईयर से तो 2% कम ग्रोथ हुई है टोटल असेट में, और लाइबिलिटी भी थोड़ा सा घटी है, बहुत ही थोड़ा सा, और इक्विटी ग्रोथ हुई तो है 9.62 की, बट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी कम हुई है। कंटीजेंट लाइबिलिटी ये सब छोड़िए, चलिए फाइनली आते हैं हम रेशियोज पे, जो कि हमें क्लियर फिगर देता है कि ये स्टॉक में चल क्या रहा है। अब रेशियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13% चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.71% चल रहा है, जो कि लास्ट ईयर था 18.59%। तो कहीं ना कहीं ये 5% की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड ये भी घटा है, रिटर्न ऑन असेट ये भी घटा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी घटा है। हालांकि ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं बता दूं कि कंपनी के पास कितने पैसे रखे हैं प्रॉफिट के, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को पे कर सके, जैसे बैंक लोन या अदर इंटरेस्ट जिसपे कंपनी को एक तरह से ब्याज पे कर रहा है, उसके लिए कंपनी के पास कितने पैसे हैं यह दिखाता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर 2 है तो ये स्टैंडर्ड है, इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। 2 से ऊपर है तो अच्छा है, 3 हो 4 हो 5 हो जो भी अच्छा है। 2 के नीचे गया 1.5 चला गया तो ये इसे सही नहीं माना जाता। तो 2 के ऊपर है तो अच्छा है, बट लास्ट ईयर से यह भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, जैसे कंपनी ने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट का जो पैसा है उससे हम देखेंगे कि हमारे पास जो पैसे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम कंपेयर करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम देखते हैं और कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है। अगर ये 2 से ज्यादा रेशियो निकल के आता है तो इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम है प्रीवियस ईयर से। और असेट टर्नओवर रेशियो 1.04, वेयर इज अ पेन, 1.04 ये भी कम है। पीई रेशियो 61 का, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, प्रीवियस ईयर देखिए स्टॉक ठीक था, कहाँ भाग गया भाई, यहाँ पर पी रेशियो देखिए लास्ट ईयर ये 30 के करीब था, 33 के पास, तो एक ठीक ठाक था, यहाँ से आप देखेंगे ठीक ठाक था। अभी ये काफी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग, अभी ये काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ी है, ईबी बिट्टा छोड़िए बहुत काम का नहीं है। तो ओवरऑल जो चल रहा है कंपनी में, लास्ट ईयर से का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब इसको कंपेयर करते हैं पीर ग्रुप से, सेम इंडस्ट्री की कंपनियों से कंपेयर करके देखते हैं कि ओवरऑल उनका क्या परफॉर्मेंस है और इसका क्या परफॉर्मेंस है। लास्ट 1 ईयर से देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में अगर देखा जाए तो आरवीएनएल की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है, सबसे नीचे है। उसके ऊपर एनसीसी का स्टॉक है, उसके ऊपर एनबीसीसी है, और आईटीडी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आईटीडी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट 3 मंथ में देख लें, लास्ट 3 मंथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सबसे बैड परफॉर्मेंस रही है आरवीएनएल के स्टॉक की। काफी टाइम तक ये अप ट्रेंड में रहने के बाद इसने काफी बैड परफॉर्म किया है। ओवरऑल इसको 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ रही है आरवीएनएल की, उसके बाद आईटीडी की, और इसके बाद एनबीसीसी की और एनसीसी की। तो ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया, लेकिन अब ये मैट्रिक्स बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे नीचे है, 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे सबसे ऊपर था। अभी की परफॉर्मेंस जो 3 मंथ में देखी जा रही है तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, सबसे नीचे चला गया है। मंथली परफॉर्मेंस देखी जाए तो मंथली में ये ट्रेंड देखिए फिर से चेंज हो रहा है। यही होता है ट्रेंड चेंज, इसको बहुत मतलब साफ तरीके से देखना। अब जनरली क्या होता है, हमने देखा चार्ट कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, अब एंट्री कर लो, यहाँ से लेवल ब्रेक किया है, डिमांड जोन को सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, अब नीचे जाएगा, जनरली यही लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। 3 महीने में ये सबसे नीचे था, अभी लास्ट मंथ से देखा जाए तो ये सबसे ऊपर है। आईटीडी जो सबसे ऊपर था वो सेकंड नंबर पे आ गया, एनबीसीसी आईटीडी थर्ड नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे एनबीसीसी, और एनसीसी सबसे नीचे चला गया लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए तो। कहने का मतलब अब ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट क्वार्टर इसका अच्छा नहीं था, हो सकता है आने वाला क्वार्टर इसका
काफी बेटर परफॉर्मिंग हो। ये तो इनसाइडर्स को ही पता होगा कि कैसी कंपनी परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि जो चार्ट बनता है, चार्ट क्या करता है, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको डिस्काउंट कर देगा पहले ही कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, कंपनी पहले ही ग्रोथ दिखा देगी। तो हो सकता है उस टाइप की ग्रोथ हो जो ब्रेकआउट आने वाला है, अभी आया नहीं है। अब चलते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं कि इसमें होल्डिंग का क्या है। उससे तो कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई, पता चला हमने पैसा लगा दिया और होल्डिंग में बड़े प्लेयर्स ही निकल गए, तो ये भी दिक्कत वाली बात होती है। तो होल्डिंग देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है इसके 72.84%, कोई चेंज नहीं है लास्ट क्वार्टर में। एफएफआईज ने बेच दिया 0.17, डीआईज ने उतना ही खरीद लिया 0.16 लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं। होल्डिंग्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, एफएफआईज ने बेचा और डीआईज ने खरीद लिया। अब आते हैं कि इसमें बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड किसने लिया, मतलब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किसके किसके पास है। मोतीलाल ओसवाल ने रख रखा है यहाँ पे 13 करोड़ का इन्वेस्ट कर रखा है मोतीलाल ओसवाल ने। निपॉन इंडिया ने 13 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वहीं ग्रो ने भी 10.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड, एज अ म्यूचुअल फंड के बास्केट में इन्होंने ऐड कर रखा है इस स्टॉक को भी। तो इस स्टॉक की होल्डिंग भी काफी है, काफी लोगों ने इसे कैरी किया हुआ है। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में अच्छा रिटर्न दिया, बीच में कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, अभी ये अप ट्रेंड में आने की फिर से कोशिश कर रहा है। बस यही एक बैड सिग्नल आ गया कि लास्ट क्वार्टर काफी ज्यादा खराब हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इसके रिजल्ट बढ़िया आते हैं तो ये काफी तेजी से फिर से ऊपर चला जाएगा और नई रैली दिखाएगा। आपने सारे ट्रेंड देख लिए, कंपेयर करके देख लिया, सब कुछ समझ आ गया। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये रहा आरवीएनएल का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे काफी बड़ी गिरावट थी, और फाइनली ये सितंबर मंथ से ये अप ट्रेंड में आ गया स्टॉक। हालांकि हमारा जो ब्रेकआउट है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए डेली टाइम फ्रेम कर दिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी तेजी से स्टॉक अप ट्रेंड में गया, काफी तेजी से चला गया, और फाइनली 200 मूविंग एवरेज से इसने रिजेक्शन ले लिया। 200 मूविंग एवरेज इस स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बार बार 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करने लग गया। और आप देखेंगे जब इस टॉप को इन दोनों टॉप से मिला देंगे, ये जो ट्रिपल टॉप बना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये जोन बन गया, अपर प्राइस रिजेक्शन जोन जिसको हम कहेंगे, और नीचे से जब मिला देंगे लोअर हाई को, तो यहाँ पे एक आपको पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जो कि है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा आवरली टाइम फ्रेम पर। अब जो नोटिस करने वाली चीज है कि ये 200 मूविंग भी ये 200 मूविंग एवरेज भी यहीं पर है। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, एक बार लिया, दो बार लिया, फिर तीसरी बार फिर ब्रेक करके गया, फिर ले लिया, चौथी बार फिर गया, फिर ले लिया, अब पांचवी बार गया है और इस पे सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं इस लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है। इट्स रेडी फॉर ब्रेकआउट, आप इसे कह सकते हैं। अब ये बैठा है ब्रेकआउट के लिए, और जैसे ही इस ग्रीन जोन में आएगा तो एटलीस्ट, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो एटलीस्ट यहाँ पर 5% तक की मूव हमें मिल जाएगी। देखते हैं 4.58%, जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 4.58% तक की मूव यहाँ पर हमें देखने को इस स्टॉक में मिल जाएगी आवरली टाइम फ्रेम पे। हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एक दो कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे तेजी से ऊपर निकल जाए। यहाँ पर जैसे 2-3 ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ अचानक से और निकल गया, तो जैसे इस ग्रीन जोन में आएगा निकल सकता है। या फिर अगर ये रीटेस्ट करेगा, मान लीजिए कि ऊपर गया, फिर आया, रीटेस्ट किया और फिर निकल गया, तो फिर एटलीस्ट 10% तक की फिर आपको मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस टारगेट को अचीव कर लेगा 4.58% को, उसके बाद हम अपनी पोजीशन को रिव्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ तक के अपने टारगेट हैं जो कि काफी हमें पावरफुल लग रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, जो कि सस्टेन नहीं किया था पिछले काफी टाइम से, तो यह एक अच्छी बात है। हो सकता है कि यह स्टॉक अब नेक्स्ट क्वार्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग हो, जब रिजल्ट आने वाले होंगे तो हो सकता है बेस्ट परफॉर्मिंग हो, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, इस वजह से मार्केट इसको पहले ही डिस्काउंट कर रही है। चार्ट क्योंकि पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है स्टॉक में, और हम रेडी हैं उसके लिए। अगर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे आपको कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज है, और यहाँ पे मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब बाई सेल के बारे में हम सोचते हैं, कब एंट्री लेनी चाहिए, और क्या क्या चीजें हमें नोटिस करना चाहिए। ये जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज है, यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाई सेल करना है तो आप अपने रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही किसी भी स्टॉक में पैसे लगाएं। फिलहाल यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो हो गया आरवीएनएल का स्टॉक। अब हम बात करेंगे डिवीज लैब के बारे में। डिवीज लैब के स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं डिवीज लैब के स्टॉक में, इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं।
डिवीज लैब इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 6026.50 के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। और लॉन्ग टाइम इसमें रिटर्न की बात करें कि लॉन्ग टाइम में इसने रिटर्न क्या दिया और कैसे परफॉर्म किया, तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट कि काफी वोलेटाइल रहा है स्टॉक। एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं अपने टॉप के पास है। ठीक है, कोई स्टॉक में कोई दिक्कत ऐसे दिख नहीं रही है और रेटिंग भी यहाँ पे काफी अच्छी है इस स्टॉक की। रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न इस स्टॉक में जो मुझे दिख रहा है 5 ईयर में 91% का रिटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 ईयर में 63% का, लास्ट 1 ईयर में 9.92% का रिटर्न। फिलहाल लास्ट क्वार्टर में कह सकते हैं, लास्ट 3 मंथ में इसने -10% का डाउन ट्रेंड में इसने मूव किया है। ये न्यूज बेस हो सकता है क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड वार चल रही थी या ग्लोबल ट्रेड वार आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे मूव देखने को मिले। फिलहाल ये लास्ट मंथ में 1.1% का अप मूव और अभी अप ट्रेंड में ही है स्टॉक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर दिख नहीं रही है। की मैट्रिक्स को देखा जाए तो 69.38 इसका पीई रेशियो है, जो कि काफी महंगा है। अगेन मैं बता रहा हूं आपको, 1 रुपए की अर्निंग के लिए 69 रुपीज पे करने होंगे इस स्टॉक में, तो उस हिसाब से ये काफी महंगा है। और वहीं पे बीटा देख लिया जाए 1.54, थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू बेंचमार्क। 1% से ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होगा मार्केट से। मार्केट अगर आपको 10% का रिटर्न दे रही है तो ये 15% तक का आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में भी सेम रहेगा कि 10% अगर मार्केट नीचे गई तो ये 15% तक जा सकता है इजिली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी वहां पर। ईपीएस 86 के करीब है, पीबी आपका 10.67, फेस वैल्यू 2 की है। चलिए अब इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं। बैलेंस शीट में इसके आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो स्टैंड अलोन कर देता हूं मैं पहले। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से अगेन यहाँ पर आपको देखेंगे तो इनकम में कमी आई है -5.60, ज्यादा की नहीं आई है लेकिन आई है। लास्ट क्वार्टर में ये जो है 10% प्लस में था, तो कहीं ना कहीं इनकम कम हुई है, एक्सपेंस भी कम हुआ है क्योंकि इनकम कम हुई है, ग्रोथ भी कम हुई, प्रॉफिट भी कम हुआ। बहुत ही सिंपल, जैसा कि आरवीएनएल के स्टॉक में हुआ था। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर असेट को देखा जाए तो असेट यहाँ पर बढ़ा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, थोड़ा सा बढ़ा है, ज्यादा का अंतर नहीं है। और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, मतलब कम इंक्रीज हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो ये तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हुई है। और टोटल इक्विटी ग्रोथ भी अच्छी है। अब आते हैं रेशियोज पे, जो कि हमें कंप्लीट एक फिगर देता है कि स्टॉक में चल क्या रहा है। अब यहाँ देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 14% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ज्यादा है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, रिटर्न ऑन असेट भी ज्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे देखिए 3331 का है, काफी ज्यादा है और बढ़ा भी है पिछले हाँ लास्ट ईयर से बढ़ा भी है। यहाँ पर असेट टर्नओवर रेशियो ये भी बढ़ा है। पीई रेशियो तो ये तो महंगा है ही, खैर पिछले 3 सालों से महंगा है पीई रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ी है, इबिट्टा मार्जिन ये भी बढ़ा है। तो ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली ये स्टॉक काफी अच्छा है। अब देख लेते हैं पीयर ग्रुप से इससे कंपेयर कर लेते हैं, सेम इंडस्ट्री के स्टॉक से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवीज लैब की जो ग्रोथ रही है लास्ट 5 ईयर में, 5 ईयर से स्टार्ट करते हैं तो एक ठीक ठाक रही है। 4 कंपनियों से जो हम कंपेयर कर रहे हैं, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लैब को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे टॉप पे है टोरेंट फार्मा, उसके बाद आता है आपका सिप्ला, फिर डिवीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज उतना परफॉर्मिंग नहीं रहा है लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में डिवीज लैब काफी अच्छा परफॉर्मिंग रहा है, मतलब काफी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू पीर ग्रुप। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ डिवीज लैब की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में आती हुई जा रही है। तो देखिए ट्रेंड कैसे चेंज होता है, अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया था, डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला गया था और आपने वहां पर देखा रिटर्न में भी आपने देखा कि ये डाउन ट्रेंड में है। अभी देखिए परफॉर्मेंस काफी खराब है। लास्ट वीक की बात की जाए अभी यहाँ थोड़ा सा बेटर है, 4th से 3rd नंबर पे आई है परफॉर्मेंस। डे का उतना हम वैल्यू नहीं करेंगे, डे की वैल्यू उतनी नहीं करेंगे। और शेयर होल्डिंग की बात की जाए, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सेम है, जो कि एक अच्छी बात है। क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और प्रमोटर्स वहां से निकलते जा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक काफी खतरनाक होते हैं कि प्रमोटर्स ही निकल रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है, मतलब रिटेलर ट्रैप हो रहा है, वो अपना माल चिपका रहे हैं रिटेलर्स को। तो ऐसा नहीं है, ये स्टॉक काफी अच्छा है। आरबीएनएल में भी ऐसी दिक्कत नहीं थी और यहाँ पे भी ऐसी दिक्कत नहीं है। एफएफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, डीआईज ने घटा दी। आरबीएनएल के स्टॉक में उल्टा हुआ था, वहां एफएफआईज ने घटा दी थी, डीआईज ने बढ़ा दी थी। ये लोग हमें लगता है ना कि भाई तू बेच दे, तू खरीद और तू खरीद ले, ऐसे बात करते हैं, तू बेच दे हम खरीद लेते हैं। लगभग 1.72 इन्होंने बढ़ा दी, 1.63 इन्होंने घटा दी। म्यूचुअल फंड के पास 0.48 है और अदर के पास 0.09 इन्होंने घटा दिया होल्डिंग अपनी। तो ओवरऑल जो होल्डिंग का पैटर्न है ये भी काफी बेटर है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं। डिवीज लैब का चार्ट अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ
यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ से आया नीचे लोअर प्राइस रिजेक्शन, फिर ऊपर गया रिजेक्शन, फिर यहाँ पे आया एक हेड बनाया, ये शोल्डर हो गया, ये हेड बनाया और फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बना दिया और फिर ऊपर गया और अपर प्राइस रिजेक्शन फिर से ले लिया, जो कि इसे नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए था, बट यहाँ से इसने फिर से रिजेक्शन ले लिया और नीचे चला आया। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके उस पैटर्न को नलीफाई कर दिया। अब इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लोअर प्राइस रिजेक्शन भी बढ़िया से हो रहा है। इस लेवल से आप देखिए, इस लेवल से लोअर प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे अभी इस लो को नहीं ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक करता तो नीचे जाता, अभी नहीं ब्रेक किया, लेकिन ऊपर में 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि बार बार रिजेक्शन लिया है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन ले दिया, काफी नीचे, काफी तेजी से नीचे चला आया। और पीछे दिखा दूं, इसको डिलीट करता हूं, और पीछे देखिए तो 200 मूविंग एवरेज इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ से रिजेक्शन लिया, बड़ी गिरावट देखने को मिली, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया और जब सपोर्ट लिया इस पे तो देखिए कितनी बड़ी अप मूव हमें देखने को मिली। वही यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ रहा है इस चार्ट में। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन जो था वो कहीं ना कहीं नलिफाई हो गया। अब उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस लो को देखेंगे, अगर इसके नीचे नहीं जाता और ऊपर जाने लगता है, स्टॉक को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से 200 मूविंग एवरेज तक ये थोड़ा सा रिस्की जोन होगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन जैसे ही 200 मूविंग एवरेज पे जाता है सपोर्ट ले लेता है, फिर आता है सपोर्ट लेके फिर निकल जाता है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट मूव होगी। एटलीस्ट 10% तक की हमें अप मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर ये यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो फिर ये स्टॉक हमारे लिए बेकार हो गया, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर ये 200 मूविंग एवरेज पे आया और सीधा यहाँ 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते निकल गया, तो यहाँ पर हमें 5% तक की मूव हमें देखने को मिल जाएगी। 5% मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको मूव देखने को मिलेगी। अब इसको इसने ब्रेक किया और निकल गया, तो स्टॉप तक आएगा ही आएगा, यहाँ से आएगा स्टॉप तक आएगा ही आएगा, और फिर इसके बाद जो रुकावट आएगी इसको यहाँ पे मिलेगी, बड़ी रुकावट, क्योंकि हमारी एंट्री इस लेवल पे होगी, हमारी एंट्री 200 मूविंग एवरेज के कंफर्म करने के बाद होगी, तो हमारी मूव 4.47 लगभग 4.5% तक की हमें मूव देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो हम डायरेक्टली 10% तक का टारगेट लेके नहीं बैठेंगे। अभी क्या है, अभी एज अ रिस्की प्लेयर, एग्रेसिव जो इन्वेस्टर होते हैं कि नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो अब हम यहीं से पार्टिसिपेट कर लेंगे, जो यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं उनको 200 मूविंग एवरेज से अगर सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से फिर ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, जो अभी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। बाकी जो है 200 मूविंग एवरेज के बाद ये सेफ जोन में आ जाएगा ये स्टॉक की, अब ये अप ट्रेंड में रहने वाला है। तो यही रही आज की अपनी एनालिसिस। ओवरऑल मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि अब जैसे डिवीज लैब है तो डिवीज लैब में फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं, आरवीएनएल में है थोड़ी बहुत दिक्कत जो कि रेक्टिफाई होती हुई नजर आ रही है अगर हम उसके टेक्निकल्स पे जाएं तो। अब ये दोनों स्टॉक ब्रेकआउट देने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों में ही एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम फ्रेम में। इस वीडियो में इतना ही। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।